इस समय है डॉक्टर राशि सिन्हा, जो बेहतरीन लेखिका है देश की, और वो भी नवादा आई हैं। नवादा इसलिए आई हैं कि ये नवादा की हैं, नवादा में जन्मी हैं। ऐसे इनका बहुत सारा पता बदला है। आप बेंगलुरु की लेखिका रही, आप हैदराबाद की लेखिका रही, संप्रति आप बोकारो रह रही हैं, लेकिन ये आपकी जन्मभूमि है, ये आपका मायका है, आप नवादा के बिटिया हैं। और हम आज इनके गार्डन में हैं। ये अभी दिखाएंगे यहाँ से लेकर के पूरा, मतलब एक छत पर सैकड़ों पौधे पनप रहे हैं, बढ़ रहे हैं, विकसित हो रहे हैं और पर्यावरण संवर्धन की गाथा लिख रहे हैं। और ये जितना एक 5 कट्ठा के गार्डन में फूल और हर्ब्स नहीं मिलेंगे उतने, इसमें भी जो हमको बताया गया कि सिर्फ फूल और शो प्लांट नहीं है, इसमें मसाले हैं, लौंग है, इलायची है, तेज पत्ता है, इस टाइप के लेमन ग्रास है, मसालाई पौधे हैं। जी बिल्कुल। ये सब कैसे हुआ? ये मेरी छोटी भाभी है रिद्धि सिन्हा जी, ये उनका पैशन है और ये उनकी दी हुई हरियाली है। अच्छा और अच्छा। आप ये उनकी मेहनत है। इससे बेहतर क्या होगा? सुबह की शुरुआत बिल्कुल। आज हम इस गार्डन में आकर के कर रहे हैं। जी। और आइए हम लोग बैठते हैं, जी बिल्कुल। फिर हम लोग चर्चा करेंगे। जी नमस्कार, जन सरोकार मंच के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हम आज परिचय कराने जा रहे हैं उस लेखिका से जिसने अंग्रेजी साहित्य को अपनाया, अंग्रेजी साहित्य को अपना विषय बनाया, यूपीएससी की तैयारी शुरू की, यूपीएससी में मार्ग करना शुरू किया। उसके बाद वो तमाम सफलता विफलता की सीढ़ियों को चढ़ते हुए जब यूपीएससी की सफलता हासिल नहीं हुई, तो इस दौरान एक नई चीज़ डेवलप हुई और वो चीज़ इतनी ज़्यादा डेवलप हुई कि वो एक लेखिका के तौर पर अवतरित हो गई। नवादा की सोनी मिट्टी से जन्मी और देश भर के अलग अलग मेट्रो सिटी, बड़े शहरों, छोटे कस्बाई इलाकों से होते हुए आज साहित्य की यात्रा कर रही और दर्जनों पुस्तकों की लेखिका डॉक्टर राशि सिन्हा हमारे बीच हैं। और आप नवादा से हैं और ऐसे तो पूरा भारत आपका है, लेकिन आप पुनः आज मायके आए हैं, तो आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको मैं बधाई भी देता हूँ। हाल में आपकी बहुत चर्चित पुस्तक राम का अपहरण, जो कहानी संग्रह है, वो सद्य प्रकाशित हुई है और बहुत चर्चा हो रही है उस पर। आज मुझे लगता है कि जन सरोकार मंच के इस कार्यक्रम में भी हम आपसे उसी किताब पर बात करें, क्योंकि वो जो पुस्तक आई है उसने एक अलग सी चर्चा छेड़ दी है। शीर्षक है राम का अपहरण। बहुत बड़ा कौतूहल होता है, राम का अपहरण क्यों? सीता का अपहरण, अब धारावाहिक भी आई, हमारे जितने पुस्तक है, जितने ग्रंथ हैं, सब में माँ सीता के हरण और उसके कारण विनाशकारी युद्ध और फिर सत्य की जीत, असत्य की हार, पराजय सब हुआ। लेखिका ने राम के अपहरण का दर्शन कैसे डेवलप किया, कैसे बनाया? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मुझे अपने मंच पे इस विचार विमर्श के लिए राम का अपहरण पे मुझे आमंत्रित किया। जन सरोकार मंच का बहुत आभार, आपका बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद कि राम का अपहरण के लिए आपने इस तरह की बातें कि उसे पढ़ा इस तरह से। राम का अपहरण जो दर्शन की बात है, तो मुझे लगता है कि राम खुद एक दर्शन है हमारे समाज के, सामाजिक विचार के। राम शब्द अपने आप में बहुत बड़ा विचार है, सांस्कृतिक स्तर पे भी, सामाजिक स्तर पे भी। भारत का तो मुख्य पत्री है। बिल्कुल। हम राम से ही, हमारी जन्मभूमि, हमारी कर्मभूमि में राम ही बसे होते हैं। और मुझे अपहरण का जहाँ तक, बिल्कुल ये विरोधाभास है इसका शीर्षक। और इस पे बहुत सारे सवाल हर बार मुझसे दागे जाते हैं, मोटिव तो समझ में आता है, लेकिन ये दर्शन कैसे, क्या देना चाहिए? बस ये दर्शन की ही बात पे मैं आ रही थी कि ये जो विचार हैं समाज से राम, पहली बात तो कि ये लुप्त हो रहे हैं। हम हालांकि हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि घट घट में जो राम बसे हैं उनको अपनाएं, लेकिन
फिर भी ये जो वैचारिक स्तर पे हैं वो लुप्त तो हो रहे हैं, ठीक है, सामाजिक चेतना से लुप्त हो रहे हैं, रामत्व के रूप में भी इनका अपहरण हो रहा है। ये बात, ये जो प्रतीकात्मक मूल्यों की बात है, राम के रामत्व के प्रतीकात्मक मूल्यों की बात है, ये दार्शनिकता इसकी मैं यहाँ पे मानती हूँ। हाँ। और ये अपने दार्शनिकता में वैचारिक स्तर से, सामाजिक स्तर से सारे चैतन्य खो रहा है जी। और सबसे बड़ी बात कि ये जो राम का अपहरण शीर्षक है जी, हाँ। जी जी, राम के देश में राम का चरित्र खो रहा है जी, इसीलिए मैंने प्रतीकात्मक मूल्यों की बात की जी। तो ये रामत्व के साथ साथ आप जो चारित्रिक पतन की बात कर रहे हैं, तो मैं सामाजिक चेतना के उस चारित्रिक पतन की ओर आ रही हूँ जिसने सांस्कृतिक और सामाजिक स्तर से हमारे देश को खोखला किया। और ये जो राम का अपहरण है वो हमारे बिहार की एक कहानी है। अच्छा जी, बिहार में, हमारे बिहार के, हम सभी बिहार से, आप भी जानते होंगे पकड़ुआ विवाह। पकड़ुआ विवाह, हालांकि बहुत छोटी सी बात है, पकड़ुआ विवाह को मैंने राम का अपहरण से क्यों जोड़ा, इसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं थी। ये एक राम एक प्रॉपर नाउन के रूप में भी यहाँ पे लोग समझ सकते हैं। मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ, आप राम को एक प्रॉपर नाउन के रूप में, व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में रखें, लेकिन यही वैयक्तिक चेतना, हमारी सामाजिक चेतना, ये वैयक्तिक से समष्टि की यात्रा है कि रामत्व का अपहरण हो रहा है। आप एक बच्चे को अगर उठाकर ले जा रहे हैं तो वो घर का राम है, लेकिन वो सामाजिक चेतना में पूरा रामत्व का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व करता है। हाँ, इसीलिए जो उस पुस्तक की शेष कहानियाँ हैं जी, उनमें दूसरी बात है, वो उसमें पकड़ुआ विवाह की बात नहीं है, उसमें दाम्पत्य जीवन जी, में जो वो चीज़न है, तमाम तरह की जो बातें हैं, जी, एक कहानी है उड़ान, जी बिल्कुल, तो वो घर परिवार में ऊपर उठने से लेकर के उसके पतन, अधोपतन तक बात पहुंचने, उसे रोकने, वो विरोधाभास उत्पन्न करने, या फिर जो उसमें और कहानियां हैं तो उसमें विवाहेतर संबंध तक की बात आपने की है, तो उसको कैसे रिलेटेड कर रही हैं ये राम का अपहरण से? देखिए, राम का अपहरण ये 5 कहानियों का संग्रह है, उसमें ये एक कहानी है और इसी शीर्षक विशेष से ये किताब का शीर्षक अभिषिक्त है। ये बात हो गई। दूसरी बात जो उड़ान की बात है, उड़ान मुझे लिखना ही था, ये इतनी ज़रूरत है समाज के लिए ऐसी कहानियों की, क्योंकि आज का युवा स्वतंत्रता और स्वच्छंदता का अंतर नहीं समझ रहा है। ये बड़ी बात है जी। तो उड़ान जो कहानी आपने पढ़ी होगी उसमें एक युवती की कहानी है, जो उसकी माँ अब नहीं है, जो माँ जब तक उसकी थी उसको बिल्कुल सांस्कारिक परिवेश में उसने पाला, ऐसे कि जैसे संस्कारों से उठते धुएं को उसने पिया, उसी माहौल में उसने जिया, उसकी आंखें उसी में खुली। अच्छा। लेकिन जब उसकी माँ जाती है तो उसकी एक अलग जर्नी स्टार्ट हो जाती है। उस स्वतंत्रता को जिसको माँ ने उसके भीतर बोया था, उसको उसने स्वच्छंदता को महसूस करना शुरू किया। अब मैं स्वच्छंद हूँ। अच्छा, ये स्वतंत्र उसकी ओर से वो फ्रीडम जी रही थी, लेकिन वो फ्रीडम नहीं। देखिए, मैं ऐसा समझती हूँ सर कि स्वतंत्रता और स्वच्छंदता के बीच बारीक सी दीवार है। ये आपने उसमें जिक्र भी किया जी। उस बारीक सी दीवार को आज का युवा नहीं समझ रहा, ये भटकाव को वो फ्रीडम समझ रहा है। और मैं इस कहानी के माध्यम से यही संदेश देना चाह रही हूँ। आपने कंक्लूड भी किया है कि उड़ान ऊंची रखो, लेकिन वो स्वच्छंदता और स्वतंत्रता जी बिल्कुल के बीच की बारीक रेखा को समझो। जी बिल्कुल, ऐसा आपने जी, कहा। जी। राशि, एक बात और है, आपने जब शुरुआती लेखन शुरू किया, कविताएं शुरू की, तब भी माँ पात्र को बहुत करीब रखा। आपकी पहली ही पुस्तक माँ पर थी। जी, जो मेरे समझ से आ रही है कहानी संग्रह, ये कविता संग्रह है माँ जीवन की आशा। और आपने इस अभी तक की जो जर्नी है 8 सालों की, ये बहुत विस्मयकारी भी है। डॉक्टर राशि, एक बड़ी विलक्षण बात है। विलक्षण बात ये है कि एक धारा बह चली है, लेखिकाएं फेमिनिज्म की ओर आकर्षित हैं, तो प्रतिसत्ता की बहुत विरोध करती है। प्रतिसत्ता का आपने भी विरोध किया। राम के अपहरण में जो कहानियां हैं उसमें भी ये दिखता है, लेकिन विलक्षण बात ये है कि आप पितृसत्ता के साथ साथ मातृसत्ता का विरोध करते हैं, मतलब मातृ सामंतवाद को भी छूती हैं। ये विलक्षण व्यक्तित्व
ऐसे कैसे कहानियाँ बुनती हैं? आप पर आरोप नहीं लगते कि आप बहुत मिसलीक है, बहुत मिली जुली, आपने मैनेज कर लिया? देखिए बात मैनेज करने की नहीं है, बात है समाज का सच सामने लाने की। तो पितृसत्ता ने अगर मुंह उठाया पूरी तरह से, तो बिना मातृशक्ति के समर्थन के ये संभव नहीं था, हाँ, है ना। घरेलू स्तर पर जितना स्त्रियां पितृसत्ता की वाहिकाएं हैं, उतना पुरुष नहीं हो पाते। वो एक पाबंदी लगाकर चले जाते हैं, लेकिन वो चौकीदार पैबंद बना, मतलब आप जो स्त्रियां हैं घर की, वो चौकीदार की तरह उस पितृसत्तात्मकता जो उनके जितने लगाए गए हैं, वो जितने सारे रूल्स बनाए गए, उसको लेकर चलती हैं। तो वो लाना ज़रूरी है। हम वीमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो जब तक हम यहाँ से जड़ से साफ नहीं करेंगे ना, वो वीमेन एम्पावरमेंट की बात संपूर्ण रूप से पूरी नहीं हो पाएगी। हम यही कह रहे हैं कि आपने नई दिशा दी है, एक नई बात की है। अच्छा। तो ये बाद में मुझे आपके लेखन में शुरुआत में भी लगा, जो आपकी पुस्तक है उपन्यास हैं, तो उसमें भी आपने कई जगह ये बात को रेखांकित करने की कोशिश की है कि हमारे यहाँ मातृ सामंतवाद भी है। इसमें नारी पात्र को आपने खलनायिका बनाया है कई जगह। तो डॉक्टर राशि नारी होकर के नारी को कटघरे में खड़ी करती है, तो क्या आपको नारी लेखिकाओं के बीच आलोचना नहीं सहना पड़ेगा? ठीक है, अगर उनकी दृष्टि व्यापक होगी पितृसत्तात्मकता को लेकर, तो आलोचना के केंद्र में वो मुझे नहीं लाएंगे। और दिनकर जी ने एक बार बड़ी अच्छी बात कही थी कि अगर आपकी आलोचना हो रही है तो आप सही दिशा की ओर हैं। तो ये स्वागत योग्य आलोचना होगी मेरे लिए, है ना। लेकिन मैं इस बात को मानती हूँ कि फेमिनिज्म शब्द खुद में ही समानता की बात करता है। फेमिनिज्म ने जब 15वीं शताब्दी के आसपास जब फेमिनिज्म की बात हुई थी, मैं भी थोड़ा सा नाम भूल रही हूँ उनका, तो उसने भी जब भी फेमिनिज्म की बात की कि हमें फेमिनिज्म चाहिए, तो क्यों चाहिए, एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे, क्रिस्टीना करके कुछ उनका पूरा नाम है, उन्होंने भी जब फेमिनिज्म की बात की तो समानता की बात की, समानता से स्वतंत्रता की बात की। और ये समानता तभी आ सकती है जब घर की जो फेमिनिस्ट हैं, घर की जो नारियां हैं, वो पितृसत्तात्मक को समान होने दे, मतलब उसको डाइल्यूट कर। हाँ, तो मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि आपके लेखन में फेमिनिज्म तो है, लेकिन वो पूर्वाग्रही नहीं है। नहीं, वो नहीं है, क्योंकि सच को लेकर आना है। हाँ, जड़ से साफ करना है तो सच को स्वीकार करना होगा कि हम भी कटघरे में वो हैं। सहजता डिलीवर्ड हो रही है। बिल्कुल, हम समझ रहे हैं। आप सभी कटघरे में हैं इसको लेकर, और वो चीजें अभी सामने लानी होगी। एक बड़ा गंभीर मुद्दा है देश में। अभी एक हत्या के बाद ये मामला बहुत तेजी से आया है। मैं कहानी जब पढ़ रहा था, जो पहली कहानी है इम्पोर्टेंस जी, वो विवाहेतर संबंधों पर आधारित है। और अभी मुझे लगा है कि वो कहानियाँ आपने 1 साल पहले ये सिया केतन चेतन वाले प्रकरण को रिलेट कर रही है। 1 साल पहले जब आप लिख रही थी, घटना नहीं हुई थी, और मुझे लगता है बहुत सामने है। तो कहाँ लेकर के जा रहे हैं इसको? देखिए, लेखक जो होते हैं वो बहुत संवेदनशील होते हैं, उनकी दृष्टि बहुत गहरी होती है। ये चूंकि आज के डेट में इसकी ये प्रासंगिकता है, हम लोग आज बैठे हैं और ये चर्चा देश में चल रही है, और बहुत दुखद है हम हाँ। सभी के लिए। हर तरह से हमारी मानवीय संस्कृति का भी अपहरण बड़े जोर शोर से हो रहा है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए हमें साम्यता लानी होगी, चाहे वो पुरुष दृष्टिकोण से हो, चाहे स्त्री दृष्टिकोण से हो। जो इम्पोर्टेंस कहानी है, मैंने आपसे कहा था कि मैंने स्वतंत्रता और स्वच्छंदता के बीच एक दीवार बनाने की कोशिश की है। तो सारी जो समस्याएं हैं यहीं से शुरू होती है कि हमने स्त्री समानता को भी स्वच्छंदता में ला कर रख दिया है। तो आज जो इसके पीछे 2 रीज़न है जो ऐसा हो रहा है, इसके पीछे 2 रीज़न है कि एक तो हमारा सामाजिक और पारिवारिक परिवेश इतना प्रतिबद्ध है अपनी बातों को थोपने की युवाओं पर कि एक अंडरस्टैंडिंग का माहौल घर में नहीं हो पाता और ऐसी हत्याएं हो रही हैं। दूसरी बात जो सबसे ज़बरदस्त है कि क्या हमारी युवा पीढ़ी
जो जेनजी में आ रही है, उसने हर तरह से अपने मानसिक विकास को इतना डेवलप किया है मानसिकता को, तो यहाँ पे इतना अवरुद्ध क्यों? अच्छा, ये तीखापन प्रतिशोध की भावना से जन्मती है, तो ये मैं प्रतिशोध की भावना खत्म करना चाह रही हूँ। इसलिए मैंने इस तरह का दृष्टिकोण, बहुत पहले से मुझे ये कुछ तो दिख रहा है कि समाज का भटकाव ऐसे ऐसी दिशा में जा रहा है, तो मुझे शायद आपने आपकी जो दूसरी कहानी, पहली कहानी इम्पोर्टेंस है, उसमें आपने गिल्ट, स्पेस, विश्वास जी और इम्पोर्टेंस, इसको इसी नज़र से रखा है। मैं यही आपको लाना चाह रहा था कि उसको आपने वहाँ कैसे डिलीवर किया, कुछ पात्रों के माध्यम से बताएंगे। कहानी तो पाठक पढ़ेंगे और कहानी पाठकों की ही पूंजी होती है, वो विश्लेषण करेंगे। लेकिन मैं आपसे पूरी कहानी भी और सारांश नहीं बोलवाऊंगा ताकि लोग को दिक्कत हो, तो आपके साथ विनय नहीं होगा। आप थोड़ा सा एक प्रयास दें। जी, देखिए ये दो महिला मित्रों की कहानियाँ हैं, दो फ्रेंड्स हैं, सखियाँ हैं, मीनल और उसकी एक सखी है, शायद स्वाति है, मुझे ठीक से नाम नहीं याद आ रहा है। तो इसमें सीधी सी बात है कि मीनल का पति बहुत अच्छा है, बहुत ही आदर्श पुरुष है, लेकिन वक्त कहिए या उसके पारिवारिक परिवेश की बात कहिए कि वो जो इम्पोर्टेंस एक स्त्री चाहती है, हर पल की पति के आकर्षण का केंद्र बने रहना, पति उस पर ध्यान दे, उसकी जज्बातों को उस तरह से समझे जिस तरह से एक स्त्री चाह रही है, इस तरह से नहीं जिस तरह से एक पारिवारिक माहौल शांत रहे और आदर्श स्थापित हो। आदर्श और प्यार में दोनों में थोड़ा फर्क होता है। आप हर बार आदर्शवादी होकर प्यार नहीं महसूस कर सकते, न कर सकते। और आजकल स्त्रियां आदर्शवादी प्रेम में बनकर नहीं रहना चाहती। पति आपको प्यार कर रहा है, बहुत अच्छा है, वो जो कुमार वहाँ पे कैरेक्टर है उसका, मीनल का पति बहुत अच्छा कैरेक्टर है, लेकिन वो किसी और की तरफ मुड़ने लगती है और फिर उसके भीतर का जो आदर्श है वो जागता है कुमार की अच्छाइयों से, क्योंकि उसके बावजूद भी कुमार, उसका पति उसको समझता है, उसके साथ खड़ा होता है, बोलता कभी कभी उससे बातें कर लिया करो। वाह, अगर तुम्हें ऐसा लगता है, मैं तुम्हारी बातों को समझता हूँ, तो धीरे धीरे वो रियलाइज करती है, वो साइकिक, वो पूरी की पूरी कहानी मनोवैज्ञानिक। मुझे गुलेरी याद आ रहे हैं। अच्छा, आपने जो कथानक बुनी है और फ्लैशबैक में कहानी जाती है, तो इसमें बड़ा एक विलक्षण आपने किया। फोन पर दोनों बात करती हैं और सारे अंतर्द्वंद फट करके सामने आ जाते हैं। जी बिल्कुल। और कहानी में अपने एक गॉसिप के माध्यम से महिलाएं आपस में क्या बात करती हैं और उनकी जिजीविषा कहाँ पर टूटती है, कहाँ बनती है, कहाँ, और वो फिर सामाजिक सरोकार में ढल जाती है। बिल्कुल। तो लेकिन इन पांचों कहानियों के बीच मुझे जो एक बात खटकती है कि आपने सारे कहानियों में दुखांत का क्या स्तर रखा है, जो मुझे एक बात लगी, आप स्पष्ट करिए। देखिए, मैं इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ। निष्कर्ष तो आप रख रही हैं। जी बिल्कुल। हाँ जी, मैं इत्तेफाक रखती हूँ। देखिए, हमारी भारतीय परंपरा साहित्य की और जो पाश्चात्य परंपरा साहित्य की है, उसमें बस यही अंतर है कि अगर नाट्य शास्त्र को ले तो भरत मुनि सुभान चाहते थे। हाँ। और हम शेक्सपियर की ओर जाएँ तो ट्रेजेडी वगैरह जो है, हाँ। तो दुखांत बहुत ज़रूरी भी है कि आगे आप सचेत होकर जिए। लेकिन मैंने अपनी कहानियों के माध्यम से सामाजिक चेतना को फिर से चैतन्य करने की जो कोशिश की है, उसमें सुखांत इसलिए ज़रूरी लगा मुझे कि वो जो सामाजिक भटकाव है उसको स्थिर करना है, समाज के स्थिरीकरण के लिए। इसलिए किया कि मैंने आपके उपन्यास पढ़े थे, तो उसमें कहीं ना कहीं आप प्रश्न छोड़ रही थी, लेकिन इसमें आपने उसको छोड़ दिया और आप सुखांत और निष्कर्ष देने में, तो क्या वो राशि किसी खास विषय को लेकर के मैसेजिंग है? बिल्कुल, मुझे अच्छा लगा कि आप जैसे प्रबुद्ध पाठक के हाथ में किताब गई। बिल्कुल, ये मैंने सुखांत इसलिए ही रखा कि जो लोग भटक रहे हैं उनको ये पता चले कि उनकी आत्मिक स्थिरता के लिए, पारिवारिक स्थिरता के लिए, उसके साथ सामाजिक स्थिरता के लिए ये भटकाव को एक रोक देना बहुत ज़रूरी है, कहीं ना कहीं ब्रेकर लगाना है। तो सुखांत अगर आप नहीं देते तो जो छटपटाई हुई युवा पीढ़ी है, जो भोगी हुई युवा पीढ़ी है, या फिर जो 40 वर्ष के आसपास पहुंची महिलाएं हैं, जो इसमें एक हामिद कहानी में जो स्त्री बहुत ललिता देवी बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं और वहाँ पर से वो अपनी नौकरी स्टार्ट करती हैं अपनी बेटी को जवाब देने के लिए, इन लोगों को एक मार्गदर्शन मिलना ज़रूरी था
कि आत्महत्या न करें, ललिता देवी छोड़कर आत्महत्या भी कर सकती थी उसमें हाल हाँ। में, नहीं। सुखांत इसलिए कि मानवीय नहीं, सामाजिक स्थिरीकरण के लिए सुखांत होना मेरी दृष्टिकोण से अभी के माहौल में बहुत ज़रूरी लगा मुझे। इसलिए मैंने कहानियों को लिखने के समय ये दृष्टिकोण बनाए रखा कि अंत सुखांत हो, एक मार्गदर्शन मिले ऐसे ऐसे भटके हुए लोगों को जो समाज में हो रहा है आजकल। जी इन कहानियों में का अगर हम बीज वाक्य ढूंढे, बीज शब्द ढूंढे, तो आप क्या देना चाहती हैं? क्या ये पूरी जो श्रृंखला है कहानियों की, ये अंतर्द्वंद का प्रकटीकरण है? जो आपने स्पेस लगाया, स्पेस की चाहत है, बिल्कुल। इम्पोर्टेंस की समझ है, क्या है? दोनों बातें हैं। आप अगर आपने शुरू में जो बात कही ना कुछ देर पहले केतन कांड की, अगर पारिवारिक स्पेस मिला होता तो शायद ये कांड नहीं होता। हमको हमसे ऐसे कहें कि आपने कहानी में जो जिक्र किया है राम का अपहरण, तो मतलब रामत्व का अपहरण नहीं होता, बिल्कुल केतन की हत्या नहीं। बिल्कुल मैं मानती हूँ, क्योंकि रामत्व किसी लैंगिक अवधारणा से अवरुद्ध और प्रतिबद्ध नहीं, आबद्ध नहीं है। रामत्व घट की अवधारणा है, और रामत्व में के तहत जो अंतर्निहित विचार है, वैचारिक प्रबुद्धता है, हाँ। सामाजिक साम्यता की जो वैचारिक प्रबुद्धता है, वो घट, उसमें आप सामाजिक साम्यता तभी स्थापित कर सकेंगे जब स्वतंत्रता होगी। मैं बार बार स्वतंत्रता को स्पष्ट रूप से कर दूं कि स्वच्छंदता नहीं। इसके लिए स्पेस बहुत जरूरी है। आप अगर स्पेस नहीं देते, इन दोनों के बीच भौतिक स्पेस नहीं हो, हमारे बीच आध्यात्मिक स्पेस नहीं हो, तो सिर्फ घर्षण होगा और टूटन विखंडन होगा। आगे क्या? अभी 2 दर्जन पुस्तकें आपकी लगभग आ चुकी हैं या आने को है। अब आगे क्या क्या है? थोड़ा भविष्य की योजना बताएं, हम एक्सक्लूसिव निकाल रहे हैं। देखिए, एक लेखक को खुद ही नहीं पता होता है कि अगली किताब की अगले भाव क्या होंगे, लेकिन फिर भी जो भी होगा समाज को चेताने की कहानियां लेकर तो मैं आऊंगी। कविताएं भी अभी तो उम्मीदों के नीले जंगल आने वाली है, विष्णु प्रिया भी आ रही है, और एक मेलोडी एंड मेलांकली करके भी शीर्षक हमने फाइनल किया है इंग्लिश में। ये भी एक नई बात है कि हमारे यहाँ जो लेखक हैं जिन्होंने कविता से यात्रा शुरू की, बाद में खुद को गद्य में मोड़ा तो गद्य के हो गए। आपने कविता से यात्रा शुरू की, पड़ाव गद्य में ले रही है, लेकिन आपने अभी भी कविता को नहीं छोड़ा। मैं खुद कविता का आदमी हूँ, इस नाते आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने उस श्रृंखला में उसको भी रखा है। और आप तो सर्वाग्राही हो रही, हिंदी के अलावा मगही में भी लिखा, अंग्रेजी में भी लिखा। हम बात मगही की करेंगे। मगही में क्या कुछ कर? मगही में मैं जब भी लेकर आऊंगी, समीक्षाएं लेकर आऊंगी मगही किताबों की, क्योंकि मैं शुरू से समीक्षाएं तो लिखती हूँ, पर मैं बाल साहित्य पे ही फोकस रहूँगी। जरूरत। हाँ, क्योंकि वो जो पढ़ेगा युवा तो ही बढ़ेगा युवा। जब तक आप भाषाई चेतना को अपने भीतर पिरोना चाह रहे हैं, मेरे भीतर पिरोना चाह रहे हैं, तो भाषा को रोमांचक बनाना होगा बचपन से। और आप बचपन से जिस मोड में बड़े होते हैं, जिस मोड में बड़े हुए, जिस टेम्परामेंट में बड़े होते हैं, आगे चलकर आपके दृष्टिकोण, वैचारिक प्रबुद्धता सब उसी में बातें होने लगती हैं। आपकी अंग्रेजी किताब किसी संदर्भ में आएगी, चरपी बर्ड? क्या? बिल्कुल, द चरपी बर्ड्स। चरपी बर्ड जी। तो मगही में भी बाल साहित्य अभी तो 3 है, जिसमें अभी मैंने जो सतरंगी पाव, उसको मैंने अभी तो आप लोगों के सामने रखा भी नहीं है। वो थोड़ी सी प्रकाशक के घर में पारिवारिक कदम चलेगी, और वो इसलिए प्रकाशक हैं और मेरे मित्र हैं। अच्छा। तो मैं चाहती हूँ कि भाई हम लोग एक दूसरे को कंधा से कंधा मिलाकर चले, वही स्पेस वाली बात है। तो ऐसा हो कि अच्छा हो सके। मैं बाल साहित्य इसलिए लाना चाहती हूँ कि मगही भाषा को बहुत, जो हमारी युवा पीढ़ी है वो थोड़ा सा हिचकिचाती है बाहर बोलने में। कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि वो रस्टिक हो रहे हैं, वो रूरल हो रहे हैं, कि वो ग्रामीण भाषा है। तो अगर बचपन से आप रोचक होकर इस चीज़ को पढ़ेंगे, बढ़िया है। अगला पॉडकास्ट हम लोग मगही में करेंगे। बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी होगी। हाँ, ये योजना में भी है। अच्छा, हम लोग अब अगली बार बात करेंगे तो मगही में बात करेंगे। बहुत खुशी होगी ऐसा लग रहा है हमको। जी। और एक सवाल आपकी यात्रा से,
यूपीएससी की तैयारी करने वाली लड़की ने यूपीएससी का राह छोड़ा, यूपीएससी की राह को तिलांजलि दी तो कविता पकड़ लिया, किताब पकड़ लिया। कितनी आसान रही यात्रा, परिवार को आशाएं थी, बिटिया अधिकारी बनेगी, और वो जब लौटी तो किताब लेकर के लौटी। कितना आसान होता है ये। कई लोगों की यात्रा इस तरह की रही है और आपकी भी यात्रा रही है, मुझे लगता है। आप बताएं। देखिए, ये जो गिल्ट है ना, गिल्ट मेरे भीतर हमेशा रहेगा कि मैंने उम्मीदों को पूरा नहीं किया। लेकिन परिवार ने जो स्पेस दिया ना मुझे, अच्छा, अब यहाँ उतर रही है आपने जिन चीजों की चर्चा जी, कहानी तो देखी है। परिवार ने जो मुझे स्पेस देकर स्वतंत्रता और स्वच्छंदता के बीच का जो मानदंड समझाया, तो मैं स्वतंत्र रूप से लेखन में आ गई। और मैं लेखन को मैंने नहीं चुना, लेखन ने मुझे चुना। अच्छा, ये आप लेखन को चुनकर इतने व्यापक रूप से इसके साथ आत्मसातीकरण में नहीं चल सकते कि आप सारी विधाओं में बहुत ही कंफर्टेबली लिख रहे हो। जब लेखन आपको चुनती है तो विधा भी आपको चुन लेता है, विधाएं भी आपको चुनती हैं। तो शायद यही सारी बातें हैं कि असफलता बहुत बड़ी थी। अगर नहीं हुआ तो आपकी जर्नी यूपीएससी में कहाँ तक रही, वो तैयारी नहीं हुई। मैं पूरी तरह से असफल थी उसमें, लेकिन पारिवारिक स्पेस और वो सपोर्टिव भावना ने, जो स्वतंत्र सोच कि तुम जो करना है करो। उसके बाद मेरा तो ब्याह हो गया। मैंने सोचा भी नहीं था इस फील्ड में आऊँगी। लिखती तो बचपन से थी, और कविताएं तो हमेशा संचारित होती रहती हैं भीतर में। अगर आपके भीतर काव्य संचारित नहीं होते तो आपके भीतर लेकिन संचारित नहीं होता। मुझे लगता है आप हर समय अपने भीतर काव्य गुनगुनाते रहते हैं। गद्य हो या पद्य हो, सभी काव्य के रूप में आपके भीतर संचारित होते हैं, भले वो मुक्त छंद में हो, छंदबद्ध में हो। आपकी नई प्रयोगशाला है। मैं तो बाइक भी चलाता हूँ तो कविताएं आप तो बहुत ही अच्छा लिखते हैं। हाँ। बहुत बधाई, आपको बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। आप जब आप ये कह रही हो तो मैं एक सवाल यहाँ ही सीख रहा हूँ। अब मुझे लगता है कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर रह करके बड़े कॉफ़ी हाउस में जा करके, बड़े कैफ़े में, टीवी चैनलों में बैठने वाले लोग साहित्य की सर्जना कर रहे हैं, साहित्य का भला कर रहे हैं। लेकिन गांव की पगडंडियों पर जन्मी लेखनी बहुत संघर्ष करती है। और आपने लंबी यात्रा करी है, तो क्या चुनौतियां हैं कि अगर कोई नवादा का लेखक लेखनी लेकर के निकलता है तो उसकी लेखनी को अकादमी तक पहुंचने में, उसकी लेखनी को संपादकों के कार्यालय तक पहुंचने में, पाठक वर्ग के बीच तक पहुंचने में क्या क्या चुनौती हो सकती है, और क्या आपको भी मिली? देखिए, चुनौतियाँ तो मिल रही है, बहुत हैं, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे वो संपादक ब्यूरो या चुनौतियाँ तो है। अकादमी तक पहुंचने के लिए संघर्ष भी है, बहुत लॉबीबाजी है, बहुत राजनीतिकरण है साहित्य का। तो छोटे स्तर से यहाँ से लेकर के दिल्ली तक की यात्रा अकादमी की चुनौतीपूर्ण होती है। लेकिन आपको अपनी यात्रा में संघर्षशील होते हुए भी बड़ा स्थिर होना होगा। आप अपने स्थिर होकर अगर अपने लेखन के आधार पर चल रहे हैं, क्योंकि आप इसलिए नहीं आए कि आपको भीड़ में शामिल होना है या आपको 10 बड़े लेखक अच्छा कर दें। अगर आपको 100 पाठक अच्छा कह रहे हैं तो एक जर्नी के तहत कल 10 बड़े लेखक अच्छा कहेंगे, और जो संपादक आपको स्वीकार होता है, अगर आप बड़े लेखक के आशीर्वाद से नहीं हैं, बहुत बार ऐसा होता है। जिस बिहार में हिंदी साहित्य को राम वृक्ष पूरी दिया, जिस बिहार में दिनकर जैसा नक्षत्र दिया, जिस बिहार में हिंदी साहित्य को अमूल्य धरोहर दी, आज वहाँ पर हिंदी साहित्य किस कदर उपेक्षित हो रही है दिल्ली से। हम बड़ा तीखा सवाल मेरा है। अगर अकादमी की 50 पुरस्कार वितरित होते हैं तो उसमें बिहार का हिस्सा बहुत छोटा होता है। मैं कोई बात प्रतिरोध भी नहीं कर रहा, लेकिन जो साम्यता की बात है तो कहाँ पर हम छूट रहे हैं, बिहार कहाँ छूट रहा है? बिहार की बिटिया होने के नाते आपकी क्या जिम्मेदारी है और चुनौतियाँ कैसे मिल रही हैं? देखिए, अभी
यहाँ तक पुरस्कारों तक तो मैंने अभी सोचा नहीं मैं कि वहाँ पुरस्कार तक मिले, एक प्रतीक। लेकिन मैं आपकी बात समझ रही हूँ। लेकिन बिहार से अभी भी बहुत अच्छे अच्छे राइटर हैं जो दिल्ली में बैठ कर लिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये अभी अनामिका जी को जो अवार्ड मिला वो बिहार से ही थी, तो ऐसा नहीं कि बिहार छूट रहा है। लेकिन बात ये होती है कि आप नज़रों के सामने है या नहीं अकादमी के, हाँ ये हाँ, वहाँ ये तक पहुँचने में परेशानी तो है, है ना। जी हाँ, तो नज़रों के सामने तक पहुँचने में परेशानियाँ भी हैं, चुनौती भी हैं, और लेकिन अभी थोड़ी आसान राहें हुई हैं, ठीक है। इन चुनौतियों के बावजूद भी अभी भी बिहार के ही लोग वहाँ पर बैठकर साहित्य को साध रहे हैं। हाँ, कई नए चेहरे आए हैं, नए चेहरे आए हैं, पुराने अभी चेहरे भी हैं, हाँ है ना। लेकिन बात बस ये, अभी देखिए, अभी एक कोई 11 लाख का जो पुरस्कार आया है उसमें अरुण कमल जी निर्णायक मंडल में है। अरुण कमल जी पटना के हैं। तो ऐसी सवाल पुरस्कारों का नहीं, मेरा सवाल दूसरा था। मेरा सवाल संघर्ष का था। मैं अभी वही आ रही हूँ। बिहार कहाँ है? हाँ, बिहार अभी भी वहाँ पे संघर्ष कर रहा है, इसके बावजूद भी कि आपका अकादमी पुरस्कार शहर बिहार में आ रहा है। अनामिका जी को मैंने जब देखा, उनको जब अवार्ड मिला, तो उनके अवार्ड के साथ साथ बहुत सारे संघर्ष उनके आंतरिक रूप से हुए होंगे। जितनी आवाज़ें उठी, विरोध के स्वर हर बार उठते हैं, हाँ। है ना। तो खैर बिहार पीछे तो नहीं है, लेकिन हाँ आगे आने की कोशिश में ही है। और मैं बार बार ये कहूँगी कि बात नज़रों के सामने से गुजरने की है। अगर आप अकादमी के नज़रों के saamne हैं, इसके लिए आपको दिल्ली होना पड़ता है। वही इसके लिए हमेशा नहीं, प्रायः नहीं, लेकिन उनको महत्ता मिलती है जो उनके सामने होते हैं। ये बात तो मैंने महसूस की है। हाँ, यही पर हम जाना चाह रहे हैं। जी। चलिए, बहुत और बहुत आपकी धन्यवाद। किताब वहाँ तक अगर पहुँच जाती है तो आप इस तरह से भी पीछे नहीं हो पाते। थोड़ा और राजनीतिकरण तो है। अब असली मुद्दा, अब असली जगह आ गई। साहित्य में भी राजनीति है। मैं राजनीति शुरू तो से सब बोल जगह रही रहती है, हूँ। और राजनीति का होना भी आवश्यक है। जी। लेकिन ये राजनीति पूर्वाग्रह की नहीं है, ये राजनीति दूर होने की नहीं है। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा बने रहिए हमारे साथ, और जन सरोकार मंच आपका धन्यवाद ज्ञापित करता है। आप हिंदी को नित्य नवीन कुछ सौंप रही है, लगातार आप अर्पण कर रही हैं, और आपको समृद्ध हिंदी, मगही, अंग्रेजी को समृद्ध कर रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए। आपने मुझे इस मंच पर बुलाया, मुझे अवसर प्रदान किया, और आपने मेरी पुस्तक का इतना गहन अध्ययन करके इसमें से इतने सारे अच्छे अच्छे सवाल आप लेकर आए। बहुत बहुत आभार। नहीं, सवाल लोगों से भी, लोगों की तरफ से भी था। हमारे कई लोग हैं जिन्होंने ऐसा, पाठकों ने, एक ही बात है ना कि जब कोई पुस्तक लिखी जाती है, लिख दी जाती है, प्रकाशित हो जाती है, तो वो पाठकों की संपत्ति होती है। तो बात वही करते हैं, सवाल उनके होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनौतियाँ तो है, अकादमी तक पहुँचने के लिए संघर्ष भी है, बहुत लॉबीबाजी है, बहुत राजनीतिकरण है साहित्य का। तो छोटे स्तर से यहाँ से लेकर के दिल्ली तक की यात्रा अकादमी की चुनौतीपूर्ण होती है, लेकिन आपको अपनी यात्रा में संघर्षशील होते हुए भी बड़ा स्थिर होना होगा। आप अपनी स्थिर होकर अगर अपने लेखन के आधार पर चल रहे हैं, क्योंकि आप इसलिए नहीं आए कि आपको भीड़ में शामिल होना है या आपको 10 बड़े लेखक अच्छा कह रहे। अगर आपको 100 पाठक अच्छा कह रहे हैं, तो एक जर्नी के तहत कल 10 बड़े लेखक अच्छा कहेंगे, और जो संपादक आपको स्वीकार होता है, अगर आप बड़े लेखक के आशीर्वाद से नहीं हैं, बहुत बार ऐसा होता है। जिस बिहार में हिंदी साहित्य को राम वरिष्ठ पूरी दिया, जिस बिहार में दिनकर जैसा नक्षत्र दिया, जिस बिहार में हिंदी साहित्य को अमूल्य धरोहर दिए, आज वहाँ पर हिंदी साहित्य किस कदर उपेक्षित हो रही है दिल्ली से, हम बड़ा तीखा सवाल मेरा है। अगर अकादमी की 50 पुरस्कार वितरित होते हैं, तो उसमें बिहार का हिस्सा बहुत छोटा होता है। मैं कोई बात प्रतिरोध में नहीं कर रहा, लेकिन जो साम्यता की बात है, तो कहाँ पर हम छूट रहे हैं? बिहार कहाँ छूट रहा है? बिहार की बिटिया होने के नाते
आपकी क्या जिम्मेदारी है और चुनौतियाँ कैसे मिल रही हैं? देखिए अभी यहाँ तक पुरस्कारों तक तो मैंने अभी सोचा नहीं कि वहाँ पुरस्कार अकादमी तक मिले, एक प्रतीक। लेकिन मैं आपकी बात समझ रही हूँ। लेकिन बिहार से अभी भी बहुत अच्छे अच्छे राइटर हैं जो दिल्ली में बैठ कर लिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये अभी अनामिका जी को जो अवार्ड मिला वो बिहार से ही थी, तो ऐसा नहीं कि बिहार छूट रहा है। लेकिन बात ये होती है कि आप नज़रों के सामने है या नहीं अकादमी के, हाँ ये या हाँ, ये वहाँ बात। तक पहुँचने में परेशानी हाँ। तो है, है ना। यही हम पूछ रहे हाँ, तो नज़रों के सामने तक पहुँचने में परेशानियाँ भी हैं, चुनौती भी हैं, और लेकिन अभी थोड़ी आसान रहे हुई हैं, ठीक है। इन चुनौतियों के बावजूद भी अभी भी बिहार के ही लोग वहाँ पर बैठकर साहित्य को साध रहे हैं। हाँ, कई नए चेहरे आए हैं, नए चेहरे आए हैं, पुराने अभी- चेहरे भी हैं, हाँ है ना। लेकिन बात बस ये, अभी देखिए अभी एक कोई 11 लाख का जो पुरस्कार आया है उसमें अरुण कमल जी निर्णायक मंडल में है। अरुण कमल जी पटना के हैं। तो ऐसी सवाल पुरस्कारों का नहीं, मेरा सवाल दूसरा था। मेरा सवाल संघर्ष का था। मैं बिहार- अभी वही आ रही हूँ। बिहार कहाँ है? हाँ, बिहार अभी भी वहाँ पे संघर्ष कर रहा है, इसके बावजूद भी कि आपका अकादमी पुरस्कार शहर बिहार में आ रहा है। अनामिका जी को मैंने जब देखा, उनको जब अवार्ड मिला, तो उनके अवार्ड के साथ साथ बहुत सारे संघर्ष उनके आंतरिक रूप से हुए होंगे। जितनी आवाज़ें उठी, विरोध के स्वर हर बार उठते हैं, हाँ, है ना। तो खैर बिहार पीछे तो नहीं है, लेकिन हाँ आगे आने की कोशिश में ही है। और मैं बार बार ये कहूँगी कि बात नज़रों के सामने से गुजरने की है। अगर आप अकादमी के नज़रों के सामने हैं, इसके लिए आपको दिल्ली होना पड़ता है। वही कह। इसके लिए हमेशा नहीं, प्रायः नहीं, लेकिन उनको महत्ता मिलती है जो उनके सामने होते हैं। ये जी। बात तो मैंने महसूस की है हाँ, यही पर हम रहना चाह रहे हैं। जी। चलिए, बहुत और बहुत आपकी धन्यवाद। किताब वहाँ तक अगर पहुँच जाती है तो आप इस तरह से भी पीछे नहीं हो पाते। थोड़ा और- राजनीतिकरण तो है। अब असली मुद्दा, अब असली जगह आ गई। साहित्य में भी राजनीति नहीं, है। मैं राजनीति तो शुरू से सब बोल जगह रही हूँ। रहती है बिल्कुल। और राजनीति का होना भी आवश्यक है, जी। लेकिन ये राजनीति पूर्वाग्रह की नहीं है, ये राजनीति दूर होने की नहीं है। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा बने रहिए हमारे साथ, और जन सरोकार मंच आपका धन्यवाद ज्ञापित करता है। आप हिंदी को नित्य नवीन कुछ सौंप रही है, लगातार आप अर्पण कर रही हैं, और आपको समृद्ध हिंदी, मगही, अंग्रेजी को समृद्ध कर रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बने आभार रहिए। आपने कि आपने मुझे इस मंच पर बुलाया, मुझे अवसर प्रदान किया, और आपने मेरी पुस्तक का इतना गहन अध्ययन करके इसमें से इतने सारे अच्छे अच्छे सवाल आप लेकर आए। बहुत बहुत आभार। नहीं, सवाल लोगों से भी, लोगों की तरफ से भी था। हमारे कई लोग हैं जिन्होंने ऐसा, पाठकों ने, एक ही बात है ना कि जब कोई पुस्तक लिखी जाती है, लिख दी जाती है, प्रकाशित हो जाती है, तो वो पाठकों की संपत्ति बिल्कुल, होती है। बिल्कुल। तो बात वही करते हैं, सवाल उनके होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।